आप लोगों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 के विद्यार्थी, आज आप लोग अध्याय 11 अनंत लालसा आज आप लोग पढ़ेंगे। अनंत लालसा यानी ऐसी इच्छा जिसका कोई अंत न हो। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। दो बहनें थी। देखिए, कहानी का जो पहला उद्देश्य है उसको समझिएगा। अनंत लालसा। बड़ी का विवाह कस्बे में एक सौदागर से हुआ। ध्यान दीजिएगा, सौदागर। किसका? बड़ी का विवाह। छोटी देहात में, यानी छोटी जो बहनें थी उसका देहात में एक किसान से ब्याही गई। यानी देखिए, बड़ा क्या हो गया? सौदागर की पत्नी हुई और छोटी किसान की पत्नी हो गई। बड़ी की अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ, मतलब बड़ी बहन छोटी हो गई। दोनों बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, मतलब बड़ी कहने लगी। फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें और तमाशे, थिएटर, दावतें व पार्टियां, ऐसा अपनी जो छोटी बहन थी वो अपना बोल रही थी। छोटी बहन को बात लग गई। भाई, बड़ी अपनी वाहवाही कर रही है तो छोटी को बात क्यों नहीं लगेगी? लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को हे बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी जिंदगी की तुम्हारे साथ अदला बदली कभी न करूं। हम सीधे साधे तरीके से रहते हैं, तो क्या चिंता फिक्र से तो बचे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आदमी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकती है। जीजी बड़ी है तो जीजी तो कहेगी ही। बड़ी बहन ने ताना देते हुए कहा, बस बस, पेट तो जानवर भी भरते हैं, पर वह भी कोई जिंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो। कौन कर रही है? छोटी बहन कर रही है। घर का मालिक दीना वो सारे में खड़ा औरतों की यह बात सुन रहा था। कौन सुन रहा था? दीना, जो घर का मालिक था। उसने सोचा कि बात खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती, यानी प्रवेश नहीं करा पाता। बस मुश्किल है तो एक है, वह यह कि हमारे पास जमीन काफ़ी नहीं है। थोड़ी खुद की जमीन हो तो मुझे किसी की परवाह न रहे। जो जमीन है वह भी जमींदार से किराए पर ली हुई है। आगे देखते हैं। गांव के पास ही जमींदार की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी जमीन थी। किसकी? जमींदार की। उनके अपने असामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में था। उसने आकर लोगों पर जुर्माना ठोकना शुरू कर दिया। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा रोकता, पर कभी तो उसका बैल जमींदार के खेत में पहुंच जाता, कभी गाय बगियों में चरती पाई जाती। हर बार दीना को जुर्माना देना पड़ता। कुछ दिनों बाद जमींदार की ज़मीन बिकने लगी। तब दीना ने 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया, जिसके कुछ हिस्से में पेड़ भी खड़े थे। सौदा पट गया और वह वहीं के वहीं नगद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी ज़मीन थी। वह अपनी ज़मीन जोतता और बोता, ज़मीन पर चारा उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अब वो अपने खेतों की तरफ जाता, ललहाती फसल को निहारता, हरी घास के चरागाहों पर नज़र फैलाता, तो उसका मन हर्ष से भर जाता। दीना काफ़ी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती। अगर पड़ोसियों की तरफ से पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसके खेतों पर पड़ोसियों की मवेशी आ चढ़ते।
दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन कब तक, आखिर उसने अदालत में दरख्वास्त दी। नतीजा यह कि 2-3 दिन किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर पास पड़ोस के लोग दीना से द्वेष रखने लगे। अब आगे देखते हैं। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों से मनमुटाव होने लगा, यहाँ तक कि उसके घर में आग लगाने की बात सुनी जाने लगी। यद्यपि दीना के पास अब जमीन ज़्यादा थी और जमींदारी में उसकी गिनती थी, पर गांव में और पंचों में पहले सा उसका मान न रह गया था। एक दिन एक परदेसी किसान उधर से गुजरता हुआ दीना के घर पहुंचा। उसने कहा कि दरिया सतलुज के पास से आ रहा हूँ, वो नई बस्ती बस रही है, वहाँ नई बस्ती बस रही है। हर एक को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। ज़मीन ऐसा उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसकी बाले गई, और इतनी घनी की दरांती की एक कटाई में एक पुला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहाँ पहुँचा। अब उसके पास 2 गायें हैं, 6 बैल हैं और भरा खलिहान अलग। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुँच गया। उसके और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई। पंचायती चरागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उसके पास चराई के लिए खुला मैदान पड़ा था और जितने चाहे ढोर वह रख सकता था। पहले तो वहाँ ज़मीन के ठीक करने और मकान आदि बनवाने में वह रमा रहा, यानी लगा रहा। वह अपने से खुश था और उससे गर्व मालूम होता था। जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी ज़मीन काफ़ी नहीं है। देखिए, यही लालच है, और होती तो अच्छा था। कुछ दिन बाद सौदागर अपने घोड़े दाने पानी के लिए उसके घर आ ठहरा। सौदागर यानी बड़ी बहन का पति। उससे दीना की जो बातचीत हुई, मदीना कौन है? ये छोटे वाली बहन की पति है। तो सौदागर ने बताया कि मैं नदी के उस पार से चला आ रहा हूँ। वहाँ इतनी ज़मीन है कि तुम महीनों चलते रहो तो भी पूरी ज़मीन नाप नहीं पाओगे। दीना ने सोचा वही ज़मीन लेनी चाहिए, किंतु उस जगह कैसे पहुँचे? सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी से कहा कि घर देखना, भालना और खुद एक आदमी लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कौन? दीना। मतलब पति से बोला कि घर देखना, और अपना क्या किया? एक आदमी लेता है और निकल पड़ता है, ड्राइवर लेता है। रास्ते में एक शहर में ठहरा। वहाँ से चाय के डिब्बे, मिठाई आदि उपहार की चीज़ें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। चलते चलते आखिर 7वें रोज यानी 7वें दिन वे वहाँ पहुँचे जहाँ लोगों की बस्ती शुरू होती थी। वहाँ देखा तो सौदागर ने जो बात बताई थी वह ठीक थी। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी, सब खाली थी। लोग उससे काम नहीं लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, पर थे भले सीधे स्वभाव के। वहाँ के लोग दीना को देखते हुए अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषियों की मार्फत दीना ने बतलाया कि मैं ज़मीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़े आवभगत के साथ वे उसे अपने सबसे अच्छे डेरे में ले गए। वहाँ कालीन पर बिछे गद्दे पर उसे बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घेर कर बैठ गए। मतलब वहाँ के लोग। उसे पीने की चाय दे दी गई। उसके आतिथ्य में बढ़ चढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से भेंट की चीज़ें निकाली और बांटी। लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में एक अजनबी
की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषियों से कहा, मेहमान को सब समझा दो। दुभाषियों ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वो आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह इतनी उपजाऊ भी नहीं। मैंने तो अपने आँखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी नहीं देखी। इसी बीच एक आदमी बड़ी सी रोएदार टोपी पहने वहां पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषियों ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। किसने कहा? दुभाषियों ने कहा। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा और चाय का एक डिब्बा निकाला और बहुत सी चीजें सरदार को भेंट दी। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर बोला, इन भाइयों ने जो कहा सो ठीक है। ज़मीन जो चाहे चुन लो, हमारे यहाँ इसकी कमी नहीं है। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको आपने ज़मीन दी थी और उस बात का कागज़ पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज़ पक्का हो जाए। दीना कह रहा है सरदार से। सरदार समझ गया, बोला, हाँ ज़रूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी हैं, उसके हाथ में कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी कर ली जाएगी। दीना ने पूछा, ज़मीन किस भाव में मिलेगी? हमारा भाव तो एक ही है। किसने बोला? सरदार ने बोला, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन? यह दिन का हिसाब कैसा? बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनाना हमसे नहीं होता। हम तो दिन के हिसाब से ज़मीन बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी और कीमत है दिन भर की 1000 रुपया। जितनी ज़मीन तुम नाप दो वो तुम्हारी ज़मीन और जो कीमत है एक दिन का 1000 रुपया है। बाकी देखते हैं। दीना अचरज में पड़ गया। कहा, एक दिन में तो बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। सरदार हंसकर कहा, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम उसी दिन उसी जगह पे न आ गए जहाँ चले थे तो कीमत जब समझी जाएगी। जो पैसा दिए थे वापस नहीं होगा। रात में दीना अपने बिस्तर पर लेटा रहा, पर उसे नींद न आई। रह कर ज़मीन के बारे में सोचने लगा। चलकर मैं कितनी ज़मीन नाप डालूंगा, कुछ ठिकाना है? एक दिन में लगभग 60 किलोमीटर तो आसानी से चल ही लूँगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 60 किलोमीटर ज़मीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई उम्दा ज़मीन होगी वहाँ अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन बैल फिलहाल काफ़ी होंगे। 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में खेती करूंगा। 150 एकड़ में तो खेती करूंगा, बाकी बटाई के लिए यानी बांट दूंगा। दीना सवेरे उठा और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद लोगों को बुलाने चल दिया। कौन? दीना। जाकर कहा, सवेरा हो गया, ज़मीन नापने अब चल पड़ना चाहिए। सब लोग उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय के कारण और देर होने का ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना हो तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया। हाँ, एक टेकड़ी पर पहुंचकर, यानी ऊंची चोटी। सरदार ने आगे तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा, देखो जहाँ तक एक नज़र जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है। इसमें से जो तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती थी, हथेली की तरह दमदार और मुलायम, काली ऐसी कि बिनौला, और जहाँ कहीं जरा निचान था वहाँ छाती भरकर
छाती छाती भर तरह तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतार कर धरती पर रख दी और कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वह तुम्हारी होगी। किसने कहा? सरदार ने कहा। दीना ने भी रुपए निकाले और गिनकर टोपी पर रख दिए। फिर उसने अपना कोट उतार डाला, पैंट को कस लिया, अंगोछे में रोटी रखी। कौन? दीना ने। आस्तीनें चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, आदमी से फावड़ा लिया और वह चलने को तैयार हुआ। कुछ क्षण सोचता रहा कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच होता था। किसको? दीना को। उसने तय किया, आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चलूं। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई। सोचने लगा, मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए क्योंकि ठंडे ठंडे में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण उसकी ओर आना था। दीना कंधे फावड़ा संभाल खुले मैदान की ओर चल दिया। 1001 मीटर चलने पर वो रुका। वहां एक गड्ढा बनाया और घास ऊंची चीन दी कि आसानी से दिखाई दे सके कि इतनी जमीन हमारी है। फिर आगे बढ़ा। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर के बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखाई दे रही थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 5 किलोमीटर तो आ गया होगा। धूप में ताप आ गया था। बास्कट उतार कर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी, मतलब काफ़ी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की बाबत भी सोचा जाए। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं हुई। अब क्या लौटना, अभी क्या जल्दी है, मतलब वो सोच रहा है। लेकिन जूते उतार डालूं, यह सोच उसने जूते उतार कर हाथ में ले लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 5 किलोमीटर और भी चल लूँ, तब दूसरी दिशा लूँगा। किसने सोचा? दीना ने सोचा। इसे हाथ से जाने देना गलत है, लेकिन क्या अजब बात है, जितना आगे बढ़ो उतना ही ज़मीन एक से बढ़कर एक अच्छी मिलती जाती है। जितना आगे बढ़ता उतनी अच्छी ज़मीन मिलती जाती है। कुछ देर वह सीधा चलता रहा। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे और वहाँ धूप में जाने का क्या कुछ चिलकता हुआ सा दिखाई पड़ता था। दीना ने सोचा, ओ मैं इधर काफ़ी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बहता जा रहा था और प्यास भी उसे लग आई थी। वहाँ ठहर कर उसने गड्ढा बनाकर ऊपर घास का ढेर चीन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधी बाईं ओर मुड़ गया। वह चलता गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहरी आ गई थी। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद न आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठने के बाद आगे बढ़ा। पहले तो चलना आसान हुआ। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में ऊग सी आने लगी। तो भी वह चलता ही गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरफ भी उसने काफ़ी लंबी राह नापी और बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था। आगे की ज़मीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यहाँ समय की झाड़ी ऐसी होगी कि क्या कहना। यह सोचकर उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। यहाँ से टेकड़ी की जगह मुश्किल से पहचानी जाती थी, मतलब जहाँ लोग खड़े थे। दीना ने सोचा कि खेती की ये 2 भुजाएं मैंने ज़्यादा नाप डाली, ज़्यादा हो गया, अब इधर कुछ कम ही रहने दूँ। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। सूरज ढल रहा था और दीना तीसरी दिशा में 3 किलोमीटर मुश्किल से तय कर पाया था। तीसरी दिशा में केवल 3 किलोमीटर।
मुकाम से अभी वह 15 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो, मेरी ज़मीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं मैं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे इतनी ही ज़मीन क्या थोड़ी है। सही बात। नाक की सीध बांध कर वो टेकड़ी की तरफ चला, लेकिन अब चलना मुश्किल हो रहा था। धूप उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन वो यह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था, और सूरज किसी की बात देखता बैठता नहीं रहता। वह पल पल नीचे ढल रहा था। टीना ने जी तोड़ चलने लगा। चलने से सांस फूलती और कठिनाई होती, पर वह तेज कदम रखता गया, लेकिन जगह अब भी दूर थी। यह देखकर उसने दौड़ना शुरू किया। कंधे से बास्केट उतार कर फेंक दी और जूते भी। टोपी अलग की, बस हाथ में फावड़ा रहने दिया। रह रह कर सोचता कि अब मैं क्या करूं। यह सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर से वह हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था, मुख सूख रहा था, फिर भी वह भागता ही जाता था। कौन? दीना। छाती उसकी धड़कने की तरह चल रही थी। दिल भीतर हथौड़े से चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर न हो जाए, पर वह रुक नहीं सका। सोचा उसने कि इतना भाग कर भी अगर मैं रुकूंगा तो वे सब मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे। कितना भागा फिर भी नहीं पाया, इसलिए उसने दौड़ना न छोड़ा। दौड़ता ही गया। आगे लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। उसके जोर जोर से आवाज़ देकर बुला रहे थे उसे। वे उसको जोर जोर से आवाज़ देकर बुला रहे, दीना आ जाओ आ जाओ। इन आवाज़ों पर उसका दिल और सुलग उठा। वह अपनी आखिरी ताकत समेट वह दौड़ा। सूरज धरती से अलग जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बढ़ा और लहू सा लाल दिखाई दे रहा था। वह दीना अब तब डूबा। देखिए यहाँ पे तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिखाई दे रहा था। सूर्य अब डूबा तब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया, लेकिन दीना अभी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिला कर बढ़ावा देते हुए लोग उसे सामने दिखाई देते थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी। वहीं बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था। कौन? सरदार। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। कुछ हिस्सा डूब भी चुका था। बची खुची शक्ति से वह आगे बढ़ा। टेकड़ी पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि लोग अब भी उसे पुकार रहे हैं। उसे सहसा याद आया कि वे लोग ऊंचाई पर खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वह सोचकर उसने लंबी सांस ली और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगे ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचा। जिसको हाथ था टोपी लग गया, टोपी के पास पहुंच गया और गिर चुका था। खूब सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ आया। उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखा मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। वाह! लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें उसे लिटा दिया। सिर के पांव तक कुल 2 मीटर जमीन उसके लिए काफ़ी थी। तो विद्यार्थीगण, श्री मन्ना नारायण के द्वारा यह लिखी गई कहानी बहुत जबरदस्त रही। आप लोग इस शब्दार्थ को लिख लेंगे। देखिए, ये जो कहानी बहुत ज़बरदस्त रही और आप लोगों के साथ अगले वीडियो मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।